हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कंक्रीट में, जिसमें हम ये पता करते हैं कि हम कंक्रीट से कितने आसानी से काम कर सकते हैं, मतलब उसे मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। मतलब स्टार्टिंग में जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसके बाद कंक्रीट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करने स्टार्ट कर देता है और वो हार्डेंड स्टेज में जाता है। तो कंक्रीट की दो स्टेज थी, एक प्लास्टिक स्टेज थी और एक हार्डेंड स्टेज थी। ठीक है, कि जब तक उस स्टेज तक कि जब हम कंक्रीट से हमारी प्लास्टिसिटी लूज करनी स्टार्ट करते थी, तो मतलब जब तक वो वर्केबल रहता है, मतलब उसे हम इजी सी किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो उस चीज को मेजर करने के लिए कि हम कितने समय तक उससे काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है, मतलब वर्केबिलिटी वैसे डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इतने ऐसे मेजर करोगे तो आपको डायरेक्टली कोई वर्केबिलिटी पता चल जाएगी कि मतलब इस कंक्रीट से आप 5 मिनट काम कर सकते, 10 मिनट। मतलब इनडायरेक्टली हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है, अलग अलग टेस्ट से कि हम कितनी देर तक उससे कितने रेस्पेक्ट में काम कर पाएंगे, और कि भाई कितने टाइम तक वो स्टार्ट कर जाएगी सेटल करना। तो वर्केबिलिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वाटर। ठीक है, वर्केबिलिटी से हम ये निकालते हैं कितना रिक्वायरमेंट है, मतलब हमने कंसिस्टेंसी से वाटर निकाल लिया कि हमें कितना रिक्वायर्ड है। हम ये निकालेंगे हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, कि वो सफिशिएंट है या जिससे हम जो हमारा वर्क हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में। कि ठीक है, मान लो हमें कहीं चाहिए हाई वर्केबल मिक्स। ठीक है, कहीं पे हमें पंप करना पड़ रहा है मतलब कंक्रीट को, तो हमें चाहिए हाई वर्केबल मिक्स, क्योंकि हम उसे पंप करेंगे तो अगर लेस वर्केबिलिटी होगी तो पंप भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहीं पे हमें चाहिए कि लेस वर्केबल मिक्स, कि हमें उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, कहीं चाहिए हमें नॉर्मल। तो वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वाटर कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन मतलब सीमेंट कितना है, सैंड कितना है, एग्रीगेट कितना है, एग्रीगेट का साइज कैसा है, शेप ऑफ एग्रीगेट कैसा है, सरफेस टेक्सचर कैसा है, रफ है या स्मूथ है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग मतलब मैंने बता दिया है कि ज्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट होंगे, छोटे साइज के एग्रीगेट होंगे। वाटर कंटेंट, सबसे पहले वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो वाटर कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट उतना ज्यादा वर्केबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा पानी उतनी ज्यादा अच्छी वर्केबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हमें ज्यादा वर्केबिलिटी के लिए हम वाटर बहुत ज्यादा ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ अफेक्ट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम कौन सी फैक्टर लेते हैं, स्ट्रेंथ को। ठीक है, उसके बाद मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन कहने का मतलब है जैसे आपको सीमेंट ले ली, सैंड ले लिया और एग्रीगेट ले लिया, तीन चीजें हैं मेन। ठीक है, आप मिक्स करोगे, आपने एक मिक्सचर बना लिया, तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की। ठीक है, अगर आपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम वाटर ऐड कर दिया तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब सीमेंट, सैंड और वाटर जो एग्रीगेट है उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब साइज ऑफ एग्रीगेट, मान लो आपने जो कोर्स एग्रीगेट लिए वो बड़े साइज के ले लिए, तो जितने बड़े साइज के एग्रीगेट होंगे उतना अच्छा वर्केबल मिक्स बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज आ जाती है कि अगर ज्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट लोगे तो वॉइड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो आपको ऑप्टिमम साइज के साइज ऑफ एग्रीगेट लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने सोचा चलो यार मैं 80 mm के साइज के एग्रीगेट ले लेता हूँ। ठीक है, आपने 80 mm के साइज के एग्रीगेट ले तो लिए, लेकिन आप जब उन्हें प्लेस करने जाओगे ना कहीं दीवार में किसी में, तो वो बाहर निकलेंगे, स्टिक आउट करेंगे, आपकी री आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप उनसे ना बहुत इजीली तरह जो आप मोल्ड नहीं कर पाओगे उन्हें। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सीमेंट की सॉरी। तो इसलिए और आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हर चीज ऑप्टिमम रखनी है कि जहाँ पे आपको बेस्ट सुटेबल लगे, कि आपकी जो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट ना हो, आपकी वर्केबिलिटी मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब अगला है शेप ऑफ एग्रीगेट। शेप ऑफ एग्रीगेट के बारे में हमने बात किया था, राउंड एग्रीगेट करे थे, फ्लेकी
एग्रीगेट किए थे, इलोंगेटेड किए थे, एंगुलर एग्रीगेट किए थे। तो राउंड एग्रीगेट्स जो होंगे, ठीक है, वो मोर वर्केबल मिक्स कर पाएंगे, क्योंकि हम उनके बहुत आसानी से काम कर पाएंगे, क्योंकि कंक्रीट उनके ऊपर बहुत इजीली स्लाइड ऑफ हो जाएगी। ठीक है। और जो एंगुलर एग्रीगेट्स होंगे वो स्टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आएगा सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट मतलब स्मूथ है या रफ है। स्मूथ एग्रीगेट होंगे तो हम इजीली वर्केबल मिक्स से काम कर पाएंगे, और रफ होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अगला है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग का मतलब, कहने का मतलब है वही कि हमें एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स सबके लेने होते हैं। जैसे वैसे हमारा एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स हमने एफाइनस मॉडुलस में देखा था, सैंड में 2.2 से 2.6 था, और जो हमारे कोर्स एग्रीगेट में उसमें 2.7 टू 2.9 तक वेरी करता है। तो दोनों का लेके हमें एक एवरेज मिक्स बनाना है, जहाँ पे हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा भी अफेक्ट ना हो, हमारी स्ट्रेंथ भी ना ज्यादा अफेक्ट हो। ठीक है। और एडमिक्सचर, एडमिक्सचर होते हैं कि मतलब सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उससे आप प्रॉपर्टीज एनहेंस कर सकते हो, कई बार स्ट्रेंथ एनहेंस कर सकते हो, जल्दी सेटल करवा सकते हो, वर्केबिलिटी इंक्रीज करा सकते हो। वर्केबिलिटी ऐसे इंक्रीज करवाते हो कि जो पानी आपका पहले वॉइड्स में चला जाता था, अब वो वॉइड्स में नहीं जाके जो वाटर आपका क्या होगा, जो सीमेंट के हाइड्रेशन में काम आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ, इन जितने भी 7-8 पॉइंट है उसमें बताओ किसी को डाउट है, अभी अभी पूछ लो। वाटर कंटेंट समझ में आ गया। अब मुझे है ना जल्दी जल्दी चैट में लिखते रहना कि वाटर कंटेंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग बताना आपको, एक मिनट आगे। ठीक है। तो ग्रेडिंग का कहने का मतलब होता है कि अगर आप मान लो हर तरह के पार्टिकल्स यूज आपने ले लिए, आपके 20 के भी है, 10 के भी है, 4.75 के भी हैं, उसके बाद में 150 म्यू के, माइक्रोमीटर के, 300 माइक्रोमीटर के, सब तरह के पार्टिकल्स, तो आपके क्या होंगे, वॉइड्स फिलअप हो जाएंगे। वॉइड्स फिलअप हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके जो है ना जो कंक्रीट जो मिक्स बनेगा वो एक रिच मिक्स बनेगा, मतलब उसमें वॉइड्स बहुत ज्यादा कम होंगे, और उसकी वर्केबिलिटी, वैसे मेरे हिसाब से वर्केबिलिटी तो इसकी, पर जो हमारे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होगा उससे हमारी जो क्या होगा कि भाई जो स्ट्रेंथ जो हमारा बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा ग्रेडिंग से, और उसके में हर तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं वर्केबिलिटी को। हाँ, वाटर ऑफ अमाउंट, वैसे वाटर में बताया था हम 0.35 टू 0.6 तक ही वाटर सीमेंट रेशियो होता है, तो हम वही मेंटेन रखनी पड़ती है। ये आप IS कोड 10262 में देखेंगे कि हमें कितना वाटर कंटेंट रखना है, कितनी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। इस तरह से साइज का वेरिएशन पता चल गया, शेप का पता चल गया। मेन क्या है, आपको ये याद रखना कि कौन कौन से फैक्टर, आपकी बुक में और देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आपको, यही है, वाटर कंटेंट, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट। ठीक है। एडमिक्सचर, कॉस्ट टू फाइन का रेशियो, पोरोसिटी हो गया, पार्टिकल इंटरलॉकिंग हो गया, मिक्सिंग टाइम, पार्टिकल्स इंटरफेरेंस। देखो, टेम्परेचर कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर बहुत जल्दी जो है हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी है एक तरह से फैक्टर, अगर वाटर जल्दी इवेपोरेट हो गया तो हमारी जो वर्केबिलिटी है बहुत जल्दी लूज हो जाएगी। ठीक है। रेशियो ऑफ कोर्स टू फाइन एग्रीगेट,
अगर कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट से ज्यादा है तो हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, पर अगर रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट ज्यादा है कोर्स से तो हमारी वर्केबिलिटी एक एक्सटेंट से कम होगी, क्योंकि क्या होगा कि जितना ज्यादा एग्रीगेट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगी। पार्टिकल इंटरलॉकिंग के लिए हमने देख लिया ग्रेडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उससे रिच मिक्स बनता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है। ग्रेडिंग वो ग्रेडिंग में जो दिखा था, ठीक है। पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, अगर मान लो हमने जो एग्रीगेट लिया है वो पोरस है, उसमें वॉइड्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसमें वॉइड्स प्रेजेंट होने की वजह से सारा जो वाटर है वही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी वर्केबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। मिक्सिंग टाइम, आप कितना टाइम ले रहे हो मिक्स करने में, क्योंकि कंक्रीट जो सीमेंट जो आपने डाली है वो थोड़ा ही पानी ऐड करने से अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर जाएगी। आप कितनी जल्दी मिक्स कर पाते हो वही मैटर करता है। आप कहाँ मिक्स कर रहे हो, कौन सी आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो या आरएमसी प्लांट में मिक्स कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। पार्टिकल इंटरफेरेंस, इसका कुछ तो पता नहीं क्या है। मेरे हिसाब से पार्टिकल इंटरफेरेंस का ये होना चाहिए कि भाई आपके एग्रीगेट का रफ या साइज या फिर उस हिसाब से मैटर करना चाहिए, वैसे वो है नहीं पार्टिकल इंटरफेरेंस। पार्टिकल इंटरलॉकिंग का हमने ग्रेडिंग के रेस्पेक्ट में देखा था कि भाई हमें एक ऑप्टिमम साइज ऑफ रखना पड़ता है कि सारे एग्रीगेट हो, हमारे वॉइड्स जो हो वो बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है। जो भी हमारे वॉइड्स हो वो रिड्यूस हो, उसका मतलब है पार्टिकल इंटरलॉकिंग का। क्योंकि क्या होगा कि जैसे मान लो आपके कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड होंगे उसके अंदर क्या होगा, सीमेंट आके फिलअप हो जाएगी। सीमेंट के अंदर जो वॉइड्स होंगे वो किस में होंगे, वो सैंड से फिलअप हो जाएंगे। इस तरह के जो है, तो हमारे सारे जो वॉइड्स होंगे जितने ज्यादा, जैसे जैसे वॉइड्स जैसे रिड्यूस होते रहेंगे साइज से, वो जैसे सैंड फिलअप कर देगी ना तो सीमेंट फिलअप कर देगी, इस तरह से हमारी पार्टिकल इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। बताओ कोई डाउट है तो। एडमिक्सचर आपके अगला एक चैप्टर आएगा जब मैं एडमिक्सचर आपको पूरा डिटेल में बता पाऊंगा। यहाँ तो मैं सिंपल आपको एग्रीगेट मतलब एडमिक्सचर जो है वो इस तरह से बताया था। मैं आपको एडमिक्सचर के बारे में बता रहा था। तो मान लो एडमिक्सचर जो है वो एक केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनको ऐड करने से या तो हम स्ट्रेंथ गेन करवाते हैं, ठीक है, हम उनमें वर्केबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, मतलब वाटर जो है हमारा मोर वर्केबल बनाने के लिए, जल्दी उसको सेटल करवाने के लिए, इस तरह से अलग अलग केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं ये एडमिक्सचर। अभी आपके एडमिक्सचर का एक लेटर ऑन चैप्टर आएगा, तक चैप्टर 7 है, उसमें आप अच्छी तरह से देख पाओगे कि एडमिक्सचर का रोल क्या होता है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। अब कईयों को ग्रेडिंग का कुछ पता नहीं चला था। ग्रेडिंग का कहने का ये था कि भाई मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो कि भाई कंक्रीट को कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हो, तो ऐस तरह से फिर क्या होगा कि जो वोल्ट्स जो होते हैं उसमें रिड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रेडिंग का मेन फंक्शन।
तो उससे क्या होता है, कंक्रीट जो होती है वो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट, उन पे कोटिंग बना लेती है, बहुत इजीली कोटिंग बना पाएगी। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा बड़े, मतलब जो कंक्रीट होगी बहुत इजीली कोटिंग बनाती है ग्रेडिंग के केस में, हाई ग्रेडेड जो होते हैं उनमें, मतलब वो इजीली जो है कंक्रीट के रेस्पेक्ट में स्लाइड ऑफ करते रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा वर्केबल मिक्स बनता है। मतलब कंक्रीट एक लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करती है अगर हाई ग्रेडेड मिक्स है तो। और सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है। ठीक है, अब हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो है, हमारे डिफरेंट टेस्ट है जो हमारी वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए होते हैं। सबसे पहला आता है स्लम्प कोन टेस्ट। ठीक है, फिर आता है कंपैक्शन फैक्टर, फिर फ्लो टेबल और फिर वीबी कंसिस्टोमीटर। तो हमने पढ़ा कि भाई, तो हमारी जो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंस, जो वर्केबिलिटी है वो वेरी करती है 0 टू लेके 300 तक, क्योंकि स्लम्प कोन की मैंने आपको डायमीटर बताई थी 300 mm। मतलब हर टेस्ट में आपका स्लम्प कोन ही यूज होता है हर तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई 0 to 300 आपकी क्या वेरी करती है, जो आपकी वर्केबिलिटी वेरी करती है, लेकिन हर केस में अलग अलग रेस्पेक्ट में वेरी, मतलब हर हर रेस्पेक्ट में वेरी करनी होती है। जैसे आप स्लम्प टेस्ट में हाइट के रेस्पेक्ट में आप मेजर करोगे, कंपैक्शन फैक्टर में आप परसेंटेज के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे, फ्लो टेस्ट में आप मीन एवरेज डायमीटर के रेस्पेक्ट में करोगे, और वीबी में टाइम में करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टेस्ट होता है स्लम्प टेस्ट। ये मतलब सबसे ज्यादा होता है, साइट्स पे जो भी टेस्ट होता है वो स्लम्प टेस्ट ही होता है वर्केबिलिटी नापने के लिए। मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट हमारा कितना वर्केबल है वो हम मेजर कर रहे हैं। मतलब वर्केबिलिटी का मतलब है कितना इजीली उस मिक्स से काम कर सकते हैं, हमारी जो रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं हो सकती उस मिक्स से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्लम्प कॉन्टेस्ट में, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हम क्या करेंगे, एक स्लम्प कौन ले लेंगे। ठीक है, जो फ्रस्टम शेप का सा होता है, दोनों तरफ से ओपन होता है, यहाँ डायमीटर होती है उसकी 10 सेंटीमीटर, यहाँ होती है 20 सेंटीमीटर, हाइट होती है उसकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ये हाइट होगी उसकी 30, डायमीटर होगी 10, और नीचे वाले डायमीटर होगी 20। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लम्प कोन का हैंडल होता है, ये जो आपको शो कर रखा है स्लम्प कोन का हैंडल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लम्प कोन को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंक्रीट का एक मिक्सचर बनाएंगे। कंक्रीट के मिक्सचर में क्या होगा, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हमने एक मिक्सचर बना लिया, ये कंक्रीट का मिक्सचर हमारे पास आ गया। हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे।
ठीक है। और उसके बाद हम इसकी वर्केबिलिटी मेजर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कंक्रीट को 3 लेयर में इसमें फिलअप करते हैं। कितने लेयर में? 3 लेयर में। ठीक है। और हर एक लेयर को 25 जो हमारे क्या है ब्लो से स्ट्राइक करते हैं। 25 टाइम्स हम स्ट्राइक करते हैं। किससे? टैंपिंग रोड से। टैंपिंग रोड कुछ नहीं होती, एक सिंपल रोड होती है, एक सरिया होता है शायद तक, लोहे का सरिया टाइप। ठीक है। उसकी शायद तक, हाँ, उसकी हाइट लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर। हम्म। अब उसे स्ट्राइक करेंगे, हर एक लेयर को कंपैक्ट करेंगे। स्ट्राइक इसलिए करते हैं, ब्लो इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लेयर जो है कंपैक्ट हो जाए। तो एक लेयर को 25 ब्लोस पे इतना फिलअप किया, 1/3 फिलअप करके फिर 25, फिर 1/3 फिर फिलअप कर दिया, फिर 25, फिर बाकी बचा फिलअप कर दिया। ऊपर से जो भी हमारा एक्सेस कंक्रीट जो आ गया उसे स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, मतलब उसे निकाल देते हैं ऊपर से, ताकि हमारा जो स्लम्प कोन के ऊपर का सरफेस हो वो प्लेन सरफेस हो। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस स्लम्प कोन को उठाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे उठाने के बाद क्या होगा कि पूरा पूरा हम स्लम्प जो कोन है हमारा, ये जो स्टील का जो है कोन है, ये बाहर निकल जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, एक माउंड सा बन जाएगा, एक पहाड़ टाइप का जो सीमेंट का हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये सेटल करना स्टार्ट कर जाएगा, और एक लास्ट में ऐसी सी कुछ शेप में ऐसा कुछ हो जाएगा ये। जो एवरेज जो हाइट थी इसकी यहाँ थी, जो मतलब इसकी हाइट यहाँ थी एक्चुअली पहले, अब हाइट होके रिड्यूस करके फ्लो करके इधर उधर अब इसकी हाइट रह गई इतनी। तो हम क्या करेंगे, जितनी हाइट रिड्यूस हो गई उतनी हाइट मेजर कर लेंगे, और वो हमें बताती है हमारा स्लम्प कोन। ठीक है। तो हम स्लम्प कोन मेजर किस में करते हैं? हाइट में। ठीक है। ये होता है स्लम्प कोन। अब डायरेक्ट प्रोसीजर ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें स्लम्प कोन के लिए क्या चाहिए? एक स्लम्प कोन चाहिए, कंक्रीट सीमेंट और ये सब चाहिए, मतलब कंक्रीट का मिक्सचर चाहिए, हमें टैंपिंग रोड चाहिए। ठीक है। बस, और हमें एक स्केल चाहिए मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, एक मिक्सचर बना लेंगे। अब यहाँ जो मिक्सचर बता रखा है ये वाला बना लो, चाहे कोई सा भी, जो भी आपको, जिसकी वर्केबिलिटी आपको मेजर करनी हो। ठीक है। फिर इंटरनल सरफेस में हम पहले ऑयलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो है ना, जो हम कॉन्क्रीट जो हमारा स्लम्प कोन उठाते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम स्लम्प कोन को रख देंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस रखने के बाद हम उसमें कंक्रीट पोर करेंगे 3 लेयर्स में, हर एक लेयर को 25 ब्लोस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ऊपर जो एक्सेस कंक्रीट आ गई उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसको केयरफुली लिफ्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो, जैसे वो उतना सेटल हो जाएगा जितना होना था, उसके बाद उसकी हाइट मेजर कर लेंगे, और वो हमारा जो हाइट डिफरेंस होगा वो हमारा स्लम्प बता देगा। हमेशा हाइट ऊपर से मेजर करी जाती है। ठीक है। टॉप सरफेस से जितनी हाइट जो अब बाद में जो मोल्ड की हो गई है, वो हमें स्लम्प कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये बता रखा है इसमें पूरा है। तो पहले ये स्लम्प कौन इन्होंने फिलअप कर लिया। अब धीरे धीरे सेकंड लेयर तक फिलअप कर दिया, 25 ब्लोस पूरा ऊपर फिलअप कर लिया, और 25 ब्लोस प्रोवाइड कर दिए। फिर ऊपर वाला जितना भी था वो स्ट्राइक ऑफ रिमूव कर दिया, स्लम्प कौन उठा लिया। उसका जितना ही ये स्लम्प को जितना सेटल हो गया, उसका बाद हमने ऊपर से उसकी हाइट मेजर कर ली, और वो हो गया हमारा स्लम्प कोन। अब आप डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो के रेस्पेक्ट में आप अपना स्लम्प कोन बना सकते हो। ठीक है। अब अगला हमारा टेस्ट है कंपैक्शन फैक्टर। ठीक है। टेस्ट कंपैक्शन फैक्टर थोड़ा डिफरेंट होता है। टाइम नहीं होता इसमें, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सेटल हो जाता है, उसके बाद वो और सेटल होना बंद हो जाता है, आप थोड़ी देर बाद उसकी हाइट मेजर कर लेते हो। जैसे आप उसे रिमूव करोगे तो इंस्टेंटली नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो थोड़ा बहुत रुक जाएगा, उसके बाद आप उसकी हाइट मेजर कर लो।
ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे बाद मेजर करो, ये नहीं, बस जैसे ही आपने उसे उठाया, जितना गिर गया, उसके बाद आपने उसकी हाइट मेजर कर ली। ठीक है। अब स्लम्प कोन टेस्ट तो मतलब एक इनडायरेक्ट, मतलब जो जो है मतलब एक राउंड ऑफ टाइप का टेस्ट होता है। ठीक है। मतलब अच्छी तरह से हमारी वर्केबिलिटी को नहीं बता पाता। इसके लिए हम एक यूज करते हैं कंपैक्शन फैक्टर, ये लैब में यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है। सिमिलरली हम इसमें भी वही करेंगे जो उसमें किया था। ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ऊपर 2 सिलेंडर होते हैं, नीचे एक, दो ऊपर फ्रस्टम होते हैं और नीचे एक सिलेंडर होता है। ठीक है। तो अब ये स्लम्प कोन वाली सी डायमीटर नहीं होती, इसमें दूसरी तरीके से होती है। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर इसको स्लम्प कोन को, मतलब ये जो फ्रस्टम है, इसको ऊपर वाले ए जिस पे लिखा हुआ है ये वाला, इसको कंक्रीट से फिलअप करेंगे। ठीक है। और यहाँ से नीचे इसमें एक क्लैंप टाइप की होती है और इसे बंद कर देंगे। मतलब इसमें एक ढक्कन होता है नीचे, नीचे वाला ढक्कन बंद कर देंगे और ऊपर वाले को कंक्रीट से भर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला भर दिया, अब इस वाले ढक्कन को खोल देंगे। ठीक है। और नीचे वाला ढक्कन बंद कर देंगे, बी वाला। अब यहाँ से कंक्रीट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब कंक्रीट जब पूरी गिर जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर क्या करेंगे, इस वाले ढक्कन को खोल देंगे और सारी जो कंक्रीट है इस सिलेंडर में गिर जाएगी। हम जो कंक्रीट जो बनाते हैं वो सिलेंडर के वेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेंडर से जो वेट आया कंक्रीट का वो मेजर कर लेंगे। ये एक सिंपल ये हो गया एक टेस्ट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पार्ट हो गया इस टेस्ट का। दूसरे बार हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर में खुद कंक्रीट भरेंगे। ठीक है। 3 लेयर में अलग अलग भरेंगे, 25 ब्लोज भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे वाइब्रेट भी करेंगे वाइब्रेटिंग मशीन से और पूरा कंप्लीटली सिलेंडर को फिल अप कर देंगे। ठीक है। अब जो हमने पहले पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट ली थी और अब फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट लिया है, उसका पर्स जो है वेट का दोनों का रेशियो ले लेंगे और वो हमारा बताता है कंपैक्शन फैक्टर। समझ में आ गया। पहले हमने जो लिया कोई सी कंपैक्ट नहीं किया, ना ब्लोस प्रोवाइड करे, बस अपनी ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जो गिरा उसका वेट मेजर कर लिया। दूसरे में हमने ब्लोस भी प्रोवाइड करे और उसे क्या किया, हमने वाइब्रेटिंग मशीन से वाइब्रेट भी किया ताकि हमारा फुल्ली कंपैक्ट हो जाए। ठीक है। अब सेम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्लीन कर लो इनर सरफेस और ऑयलिंग प्रोवाइड कर लो, ये हर में होगा। ठीक है। टेक द वेट W1, कह रहे हैं सिलेंडर का जो वेट है ये ले लो, सी जो। ठीक है। अब अपर होपर में कंक्रीट डालना शुरू कर दो और नीचे वाला इसका जो ट्रैप डोर है ये वाला ए का बंद कर दो। ठीक है। उसके बाद में ओपन कर लो ट्रैप डोर अपर होपर टू अलाउ कंक्रीट टू फॉल इन द लोअर होपर। लोअर होपर में कंक्रीट को नीचे गिरने दो। ठीक है। फिर क्या करो, अब लोअर होपर का ट्रैप डोर खोल दो और उसको सिलेंडर मोल्ड में गिरने दो। तीसरा वो स्टेज हो गया हमारा। अब क्या होगा, कई बार क्या होता है कि कंक्रीट जो है यहाँ पे स्टिक कर जाती है, तो आप पहले से ऑयलिंग प्रोवाइड कर दोगे तो इजीली गिर जाएगी। नहीं गिरती तो थोड़ा सा उसे पुश प्रोवाइड कर दो ताकि वो कंक्रीट नीचे गिर जाए सिलेंडर में। अब वेट ले लो W2। ठीक है। जो अब सेकंड वेट आपने लिया है, पहले W1 लिया था वेट ऑफ सिलेंडर, अब वेट ऑफ सिलेंडर जो पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट का है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या करो, सिमिलरली उसको दोबारा फिलअप करो। ठीक है। दोबारा फिलअप करने के बाद में उसे कंपैक्ट करो, वाइब्रेट करो और टोटल वेट ले लो, दोनों वेट का परसेंटेज ले लो। ठीक है। और वो हो गया आपका आंसर।
ये कुछ कैलकुलेशन बता रखी है, वही कर रखा है, बस इसमें वेट ऑफ सिलेंडर रिमूव किया गया है और कुछ नहीं है सर। अब डायरेक्टली वेट उसी का ले लो जो आपकी सीमेंट है। तो अब इसमें अलग अलग वैल्यूज बता रखी है कि स्लम कोन में जो वैल्यूज होती है लो वर्केबिलिटी की, वो होती है 25 टू 75, कंपैक्टिंग फैक्टर में 0.85 टू 0.87, मीडियम में होगी 50 टू 100, 0.9 टू 0.3। ठीक है। अब आपका काम है कि लो वर्केबिलिटी कहाँ काम आती है, मीडियम कहाँ काम आती है, हाई कहाँ काम आएगी, ये आप मुझे बता देना बाद में कभी। ठीक है। वैसे इसके सामने ही लिखी हुई है, पढ़ लेना। अगला है फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट में भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें एक स्लम कौन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, कंक्रीट बनना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इस वाले टेस्ट में हम सिर्फ 2 ही लेयर में करते हैं। ठीक है। और ईच लेयर को 10 टाइम्स हम जो है ब्लोज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, जब हमारा पूरा फिलअप हो जाएगा स्लम कोन, ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, जो एक्सेस पार्ट होगा स्लम मतलब जो कंक्रीट का एक्सेस पार्ट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लम कोन को उठाना शुरू करेंगे। स्लम कोन को उठाने के बाद में इस मशीन होती है, वो 15 बार नीचे गिरती है, मतलब अपने आप ही, मतलब उसमें ऐसा कुछ होता है, जैसे वो टेबल होती है, इसके ऊपर आपने स्लम कोन रख लिया। ठीक है। यहाँ टेबल अटैच्ड होती है इस तरह से एक रोड से। जैसे आप उस मशीन को ऑन करते हो, आपने स्लम्प कोन रिमूव करने के बाद में, तो यहाँ एक अरेंजमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, वो नीचे गिरती है और ऐसे 15 टाइम्स करती है वो। ठीक है। 15 टाइम्स 15 सेकेंड में। फिर क्या होगा कि आप है ना, जितना जो अब क्या होगा कि ये जो सीमेंट जो आपने जो पहले वाला थी, अब ये क्या करेगी, ये फ्लो कर जाएगी ऐसे। ठीक है। और फ्लो टेबल टेस्ट हाई वर्केबल मिक्स के लिए यूज होता है, जहां पे जिसमें पानी ज्यादा है। ठीक है। तो अब क्या होगा, आप ये जो डिस्टेंस है ना इसका, ये मेजर करेंगे। एक इसका परपेंडिकुलर, दो डिस्टेंस मेजर करते हैं इसमें, एक दोनों साइड के अलोंग, कि जितना कंक्रीट फैल गया है उसकी डायमीटर कितनी है। ठीक है। और इसकी दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। मान लो एक आई 15, नहीं एक आई थोड़ी 40, एक आई 50, तो 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2। ठीक है। 45 आ गया आपका आंसर। ये आएगा आपका फ्लोट टेबल टेस्ट का। ठीक है। लास्ट है आपका वीबी कंसिस्टोमीटर। वीबी कंसिस्टोमीटर दो काम करता है, आपका स्लम्प कोण भी मेजर करेगा, और ठीक है, और आपको रीमोल्डिंग जो हो रही है ना उसकी कंक्रीट की, उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये होता है वीबी कंसिस्टोमीटर का टाइम। वीबी कंसिस्टोमीटर जो है स्लम्प कोण मेजर करेगा हाइट में, और मोल्डिंग जो होगी हमारी, ठीक है, वो मेजर करेगा टाइम में। तो मतलब पहले वाले में आपने स्लम्प कोण में देखा वो हाइट में मेजर कर रहा था, कंपैक्टिंग फैक्टर वाला रेशियो में मेजर कर रहा था, फ्लो टेबल वाला टेस्ट मीन एवरेज डायमीटर में चेक कर रहा था, और जो हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर है वो टाइम में मेजर कर रहा है। ठीक है। तो हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर जो है एक कंपोजिट टेस्ट होता है, मतलब एक तरह से आपकी वो मोबिलिटी मेजर कर रहा है और आपकी जो स्टेबिलिटी भी दोनों मेजर करता है। ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे, स्लम्प से। मोबिलिटी कहने का मतलब है कि इस टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट में स्लम्प कौन होता है उसको रिमूव करते हैं, और एक सिलेंडर जो होता है उसकी शेप लेने में उसे कितना टाइम लगता है वो मेजर करते हैं। ये लेस वर्केबल मिक्स के लिए यूज होता है, जिनकी स्लम्प की वैल्यू 50 mm से लेस होती है। ठीक है। जिनकी स्लम्प की वैल्यू 180 से ज्यादा होगी वो हम फ्लो टेबल से मेजर करेंगे, और लेस से होगी 150 से कम होगी उसे हम करेंगे वीबी से। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका बताता हूँ। अभी तक बता दो किसी को डाउट है तो।
तो वीबी कंसिस्टोमीटर हम यूज करते हैं, एक टेबल टाइप की होती है, ऐसे टाइप की, उसमें नीचे मोटर लगी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर का एक मोल्ड लेते हैं, ठीक है, जिसकी डायमीटर होती है 300 mm, हाइट होती है 200 mm, ठीक है। एक सिलेंडर लेते हैं जिसकी डायमीटर है 200 mm और हाइट है, सॉरी डायमीटर है 300 mm और हाइट है 200 mm,